हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित यह अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं हम लोग। इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि इतिहास, भूगोल, विविध और विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखते हैं। बिना देर किए हुए हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है कि प्राचीन भारत में किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कौन सी जो वंश की शासन व्यवस्था रही है भारत में, जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना गया है। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था को जाना गया है, या फिर गुप्त वंश की शासन व्यवस्था को जाना गया है, या वर्धन काल में, या कुषाण वंश की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि गुप्त वंश शासन व्यवस्था को, जो है गुप्त काल की शासन को, ये भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो महान स्नानागार हैं, यह कहाँ से, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, या फिर हड़प्पा से, लोथल से, या कालीबंगा से। जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी, तो इसका सबसे सही उत्तर है कि विशाल स्नानागार की जो प्राप्ति हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार की प्राप्ति यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जी, तो कालीबंगा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है कालीबंगा, यह किस जगह पर स्थित है? यह हरियाणा राज्य में स्थित है, या फिर राजस्थान में स्थित है, या गुजरात में स्थित है, या फिर पंजाब में स्थित है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का कि कालीबंगा जो है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है उसको उसके उत्तर की व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसमें कौन सा धातु पहला धातु है। तो वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया है, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तांबा का प्रयोग किया है, सोना का प्रयोग किया है, चांदी का प्रयोग किया है, या फिर लोहा का प्रयोग किया है। दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है चौथा नंबर क्वेश्चन का, वह है ऑप्शन नंबर ए कि सबसे पहले लोगों ने जो है तांबा का उपयोग करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो इसके विरुद्ध लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने जो है वो इसकी स्थापना किए थे मुगल साम्राज्य की भारत में। द्वितीय युद्ध जो है पानीपत का, यह अकबर और विरुद्ध में सिकंदर सूर हैं, या बाज बहादुर है, हेमू है, या शेर शाह है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि अकबर के विरुद्ध जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में लड़ाई लड़ा गया वह हेमू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में कोरोमंडल तट जो है वह किस उद्योग के लिए विख्यात था। जो भारत का कोरोमंडल तट है प्रायद्वीपीय भारत में स्थित, तो यह मुगल काल में चमड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कपड़ा के व्यापार के लिए, शोरा के, या फिर हाथी दांत की निर्मित वस्तुओं के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध है। तो छठा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कपड़ा के व्यापार के लिए जो है यह प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। मुगल काल में कोरोमंडल तट का जो यह है यह कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं लंदन में, तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन हैं? वह महात्मा गांधी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, या फिर भीमराव अम्बेडकर हैं, या मोतीलाल नेहरू हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7वां नंबर प्रश्न का, महात्मा गांधी जी जो है वो केवल एक जो है गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया हिस्सा। उससे पहले चूंकि जो है गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, और उसमें यह बात बनी थी कि गांधी जी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे, और
जो है उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी ने जो है वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद फिर गांधी जी ना पहले में गए ना तीसरे में गए, लेकिन जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिए हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 7वां नंबर प्रश्न का वो सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो अधिनियम में वायसराय को अपने कार्यकारिणी में कितने भारतीयों को रखने का अधिकार प्राप्त था? जी, केवल 1 भारतीय को रखना था, 10 भारतीयों को रखना था, 5 भारतीयों को रखना था, या फिर इनमें से किसी भी को नहीं रखना था? तो इसका जो 8वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि 1 भारतीयों को रखने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जी, अपने पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो जेल जाने वाले प्रथम भारतीय हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं, या लाला हरदयाल हैं, या रास बिहारी बोस हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो पत्रकारिता के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने तक जो चली वह किसके समय बिछाई गई थी? उस समय जो भारत में शासन चल रहा था वह लॉर्ड डलहौजी का था, कर्जन का, कैनिन का, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन चल रहा था? तो 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि प्रथम रेल लाइन जो बिछाई गई है 1853 ईस्वी में, उस समय जो भारत में वायसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने हड़प नीति को अपनाया था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय डाक व्यवस्था की भी शुरुआत हुई है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है उड्स डिस्पैच आया है, जिससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कई अन्य भी काम हुए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? जी, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो हैं वो सचिंदर सान्याल हैं, खुदीराम बोस हैं, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल हैं, या भगत सिंह हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक हैं वो सचिंदर सान्याल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 11वां नंबर प्रश्न का कौन सबसे सही उत्तर है? तो 11वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमेटी बनाई थी और कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी जो उस पर जांच करने गई थी जलियांवाला बाग को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 की घटना है। तो इसमें कांग्रेस ने जो अपनी एक समिति बनाई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे थे, या पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, या फिर श्यामलाल गुप्ता या मदन लाल ढींगरा कर रहे थे? तो 12वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक समिति के गठन किया था और वो उसकी जांच करने गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्षता कौन किए थे? जिस वक्त भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी दौरान यहाँ जो है खिलाफत आंदोलन भी जोरों पर चल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन की जो खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? उसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी किए हैं, या श्रीमती एनी बेसेंट की हैं, या महात्मा गांधी किए हैं, या फिर लाला लाजपत राय किए हैं? तो 13वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था और ये भारतीय स्वतंत्रता में जो असहयोग आंदोलन चला उसको काफ़ी ये बल मिला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थापना है ताशकंद में MN रॉय के द्वारा ये कब किया गया? या 1925 ईस्वी में किया गया था, या फिर 1920 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 14वां नंबर प्रश्न का कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वह
एम.एन. रॉय के द्वारा जो ताशकंद में किया गया है। 14वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि 1925 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जी, कानपुर की जो ये 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये जो अध्यक्षता किए हैं कानपुर में प्रथम भारतीय महिला वो सरोजिनी नायडू हैं। तो सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला के रूप में जानी जाती हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। जबकि इसके ये अगर कांग्रेस की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट जी का नाम आता है, और प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो नाम आता है किनका, तो वो नाम आता है सरोजिनी नायडू जी का। 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जो चलने वाली पवनें होती हैं वो किन नाम से जाना जाता है। इसका जो सबसे सही उत्तर है 16वां नंबर प्रश्न का। अब हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं वो भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। क्वेश्चन है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाता है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि वह व्यापारिक पवनों के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। कौन से मंडल में जो है पृथ्वी के मंडल का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, या फिर यह जो है समताप मंडल में पाया जाता है, या फिर मध्य मंडल में पाया जाता है, या आयन मंडल में पाया जाता है। इसका सबसे सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो 17वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि जो इसका सबसे अधिक जो पाया जाता है वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 17वां नंबर प्रश्न के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 17वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है। यह ऊंचाई के साथ घटता है, या ऊंचाई के साथ बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या इसमें से पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो ये 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि जैसे जैसे ऊंचाई हम लोग बढ़ाते हैं क्षोभ मंडल में उसके हिसाब से तापमान जो है लगातार घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो यह कहाँ अवस्थित है। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, याद रखिएगा जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार भारत में जो है वो गार्डविन आस्टीन है, और भारत में जो हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा है। और जो अफ्रीका महादेश है उसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसको किलिमंजारो के नाम से जानते हैं, और यह जो अवस्थित है यह तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर सी 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ पर्वत के प्रकार हैं। अरावली पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, माउंट कोटोपैक्सी है और अल्पस है। इधर ज्वालामुखी पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है और ब्लॉक पर्वत है। कौन किस प्रकार के पर्वत है इसका हम लोग को करेक्ट विवरण देना है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा कि अरावली जो है ये अपशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाएगा, तो एक दूसरा हो जाएगा। फिर जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है यह माउंट कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी पर्वत है, और अल्पस जो है यह वलित पर्वत है। यानी जो करेक्ट आंसर का कूट बन रहा है दोस्तों, ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे सही उत्तर के रूप में जो कूट बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में बन रहा है। यानी 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जी, भारत की जो पर्वत चोटियां हैं उसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है
वह गाडविन ऑस्टिन है, कामेत है, नंदा कोटा है या फिर नंदा देवी है। तो हम लोग इससे पहले भी अभी पिछला प्रश्न में चर्चा किया है कि भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जानी जाती है वह ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि गाडविन ऑस्टिन जो है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जानी जाती है। यानी 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि ये हिमालय के जो पार्ट्स हैं वो किससे किसके बीच के पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है। दूसरी ओर किन दो नदियों के बीच के जो मध्य का भाग है उसको उस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु तथा सतलज के बीच के भाग को जाना जाता है। उसी प्रकार कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज तथा काली के बीच के भाग को जाना जाता है। उसी प्रकार नेपाल हिमालय जो है वो काली तथा तीस्ता के बीच के, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता तथा दिहांग के बीच के भाग को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट कूट बन रहा है 22वां नंबर प्रश्न का, तो ध्यान से अगर हम लोग देखें इस कूट में तो सबसे सही कूट कौन सा बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में बन रहा है कि पंजाब हिमालय वो सिंधु तथा सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली के बीच, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के बीच। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो जोजिला दर्रा है ये भारत की जो प्राकृतिक दर्रों में से एक दर्रा है जोजिला दर्रा, यह किस दो स्थल को जोड़ने का कार्य करता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है या फिर कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, या अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो 23वां का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा दोस्तों कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का प्रमुख कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पालघाट दर्रा वो निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो जोड़ता है 24वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए कि केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाना है। ये भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम में सजाना भी है। तो कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, वह बिहार से नहीं गुजरती है। तो और बाकी जो राज्य हैं जैसे गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो इन राज्यों से गुजरती भी है। तो इसको अगर हम लोग सही से कूट में सजाएं तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसको हम लोग को पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है। सबसे पश्चिम में तो गुजरात है, तो सबसे अंत में आ जाएगा कौन राज्य, गुजरात राज्य आ जाएगा। तो 25वां का जो करेक्ट कूट बनेगा कि सबसे पूरब में जो राज्य स्थित होगा उसमें उस क्रम में अगर ध्यान दे तो इन राज्यों में पश्चिम बंगाल आएगा, फिर उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद जो है झारखंड आएगा, झारखंड के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद जो है वो मध्य प्रदेश आएगा और तब गुजरात आएगा। सॉरी, तो सबसे पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, फिर उसके पश्चिम में झारखंड, फिर उसके पश्चिम में मध्य प्रदेश, फिर उसके झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में सबसे पश्चिम में चूंकि गुजरात है तो सबसे अंत में गुजरात हो जाएगा। यानी 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। और बिहार तथा उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों से कर्क रेखा तो गुजरती ही नहीं है, तो इन दो राज्यों को हम लोग ऑलरेडी साइड कर दिए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। यह 26वां नंबर प्रश्न जो है यह भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे को शोषण से संबंधित है। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। यानी इस अनुच्छेद में जो है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई की बात की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत एक सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का जो रक्षा करेगा यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो वर्णन है वो उसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया जो है यह भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है और ये किस अनुच्छेद के तहत जो है महाभियोग चलाने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। यह अनुच्छेद 61, 75, 76 या फिर अनुच्छेद 85 के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो 28वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ला करके संसद के सदन के द्वारा उन्हें उनके पद से अपदस्थ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है। यह जो है किसके आधार पर है, तो 29वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि अनुच्छेद 85 के तहत जो है यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग चला करके संसद के सदन के द्वारा उन्हें अपदस्थ किया जा सकता है, उसी प्रकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध भी जो है महाभियोग चला करके उसे हटाए जाने का प्रावधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 30वां नंबर प्रश्न का दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 124 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग चला करके हटाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। जी, जिस प्रकार बिहार में लोक सेवा आयोग बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। यह अनुच्छेद 315 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 यह किससे संबंधित अनुच्छेद है। जी, याद रखेंगे हम लोग भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है इस 32वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वैसे भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं का जिक्र जो है वह 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इसका जो है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इस 33वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि अनुच्छेद 343(1) में जो है यह बात का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है। तो ये 34वां का जो करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह भारतीय संविधान को जो है भारतीय संसद को यह अधिकार देता है, यह शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। तो 34वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह जो है अनुच्छेद 368 किस बात का जिक्र करता है। अनुच्छेद 368 भारतीय संसद को अधिकार प्रदान करता है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का जो ये देने का ये है वो दिया जा सकता है। 2024 में जो है वो 5 लोगों को पद्म ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। उनमें लाला कृष्ण आडवाणी है और ये चौधरी चरण सिंह हैं, जो कुल 5 लोगों को जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 35वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 18 के तहत जो है समानता के अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, उसके तहत जो है ये अलंकरण करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी का जो है गर्म रक्त वाले होते हैं। तो इनमें से जो गर्म रक्त वाले प्राणी के रूप में जाने जाएंगे वो पक्षी जो हैं वो गर्म रक्त वाले प्राणी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस 36वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव रक्त में जो मानव का रक्त है उसमें जो सबसे बड़ी कनिकाएं हैं वो कौन सी है। वो लसिका कोशिका है या क्षार रंगों की रंगीन कोशिका है या लाल कोशिकाएं हैं या फिर श्वेत कोशिकाएं हैं। तो 37वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा
कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। पल्स रेट जो जांच किया जाता है यह किस चीज़ की स्थिति को जानने के लिए पल्स रेट की जांच की जाती है। यह जो है दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, या मस्तिष्क की फंक्शनिंग को, या रक्त की मात्रा को, या फिर फेफड़े की स्थिति को जांचने के लिए। तो 38वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए जो है वो पल्स रेट की जांच की जाती है। यानी 38 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। सबसे कम प्रकाश की गति जो है वो किस में होगी। तो सबसे जो अधिक प्रकाश की गति है वो तो निर्वात में होगी, यानी शून्य में होगी। और सबसे जो कम प्रकाश की गति होगी वह कांच में होगी, क्योंकि कांच जो है वो सबसे घना माध्यम है। निर्वात से कम वायु, वायु से कम जल सबसे जो कम है। वैसे तो सबसे कम जितने भी पदार्थ है उसमें हीरा में होगी, क्योंकि हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो हीरा में जो है गति सबसे न्यूनतम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है, यानी जिसमें केवल परिमाण मिलता है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। तो 40वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि गति एक ऐसी राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण मिलता है, इसमें हमें दिशा का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो 40वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न है आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।